हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जून 2017 की योजना मैगजीन का एनालिसिस करेंगे। थीम है इस मंथ की योजना मैगजीन का एम्पावरिंग यूथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। पहले आर्टिकल में ही स्वामी विवेकानंद जी द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत कोट है। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। हिंदी में हम कहेंगे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। वेल अपेरेंटली ये कोट वैसे स्वामी जी की नहीं है, ये एक श्लोक है फ्रॉम कथा उपनिषद। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। टोटल जो उपनिषद हैं कितने हैं? 100। कौन बताएगा? 6, 7, 8 कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल उपनिषद कितने हैं। खैर, ये तो हो गई कोट की बात। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कि सरकार इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे, क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जानेंगे उसमें। उसके बाद वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फॉर यूथ जिसमें स्किल डेवलपमेंट उनका मेन फोकस है, उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद योगा के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इस मैगज़ीन में 2 आर्टिकल्स हैं और उसमें योगा के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। इट कैन बी यूज़फुल। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, कैसे उसको बनाया गया एंड ऑल दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे मटेरियल है। सो वी विल रीड दैट एज वेल। और उसके अलावा मिसलेनियस चीज़ें होंगी कि नई ऐप कौन सी आई, कोई नई वेबसाइट लॉन्च करी हो सरकार ने, नया कोई इनिशिएटिव हो, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो काफ़ी होलसम वीडियो होगी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि स्टडी IQ के पेन ड्राइव कोर्सेज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप studyIQ.in पर डायरेक्टली आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। SSC बैंक एग्ज़ाम या ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर किया है और बहुत ही जल्दी UPSC का पेन ड्राइव भी लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यूथ का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि इस मंथ की योजना मैगजीन का थीम है एम्पावरिंग यूथ। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय यूथ? यहाँ पर यूनेस्को की एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ अभी MCQ भी करेंगे। यूनेस्को एज यू नो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा है द टर्म यूथ is best understood as a period of transition from the dependence on childhood to adulthood's independence and awareness of our independence as members of a community. Youth is more a fluid category than a fixed age group. तो पहली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग यूथ कोई एक ऐसा कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं है कि आप 5 साल से 15 साल के बीच में आप यूथ हो या कुछ ऐसा नहीं है। बेसिकली बचपन में जो आपकी डिपेंडेंस होती है लोगों पर, उससे जब आप थोड़ा बहुत बाहर निकल कर इंडिपेंडेंस को डिस्कवर करते हो कि काफ़ी सारी चीज़ों पे आप खुद पर निर्भर करते हो, यू डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, वो जो पीरियड होता है ट्रांजिशन का, उसको हम यूथ कह सकते हैं। सो एक काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। खैर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनेस्को से रिलेटेड कुछ MCQs भी करते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग आवर नॉलेज टू नो मोर। ठीक है, यूनेस्को के बारे में आपको सबसे पहले बताना है कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर है, यूनेस्को कहाँ पर बेस्ड है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना। ज़्यादातर क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर यहीं पे दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जिनमें मैं चाहता हूँ आप थोड़ा खुद भी अपना दिमाग लगाए, यू मस्ट लुक अराउंड एज वेल। उसके जो आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टडी IQ का, वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर है पेरिस। ठीक है, तो यूनेस्को बेस्ड है पेरिस में। ये तो खैर काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी साइट इंडिया की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बताई गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स बहुत पास आ रहे हैं। ये 2016 में इसको इंडिया का पहला मिक्स हेरिटेज साइट का जो टाइटल है वो दिया था। और आपको यहाँ पे PIB का भी दिखा देता हूँ। ये PIB का डायरेक्ट कटआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। और ये जो यूनेस्को की 40th सेशन जो हुआ था यूनेस्को का इस्तांबुल टर्की में, वहाँ पर ये इसको मिक्स हेरिटेज साइट का जो टाइटल है वो दे दिया था। अगला सवाल भी यूनेस्को से ही रिलेटेड है। देखो, हम ये सब MCQ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा नहीं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। तो मेरा काम ये है कि आपके लिए जो भी अगर कोई चीज़ के बारे में वहाँ पे मेंशन है उससे रिलेटेड कोई MCQ बन सके तो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, फ्रॉम 1 to 4 मई। ये काफ़ी अपने आप में ये स्टेटमेंट एक क्वेश्चन बन के आ सकती है, इसको नोट डाउन कर लेना।
उसमें एक इंडियन मूवी को भी स्क्रीन किया गया था वहाँ पे। आपको बताना है वो इंडियन मूवी कौन सी है, और अभी आपको बताता हूँ ये यूनेस्को से कैसे रिलेटेड है। देखो वीडियो पॉज कर ली, अटेम्प्ट कर लिया, आंसर है यहाँ पर आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज़ाद एक शॉर्ट फिल्म है। इसको वहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दौरान वहाँ पे स्क्रीन किया गया था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को, और इस बार मनाया गया था ये जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, और उसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। सब कनेक्ट हो गया? ऑलराइट। ऐसे याद करना आसान होता है ना कि ये यूनेस्को उससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया प्रॉपर। और थीम क्या था इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का? वो था क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लेना, क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। राइम भी होता है, जिंगल जैसा है। ठीक है, अब वापस आते हैं यूथ एम्पावरमेंट पे। ठीक है, काफ़ी बातचीत कर ली। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको जो यूनेस्को की डेफिनेशन बताई थी वो इतनी ज़्यादा बढ़िया क्यों है? क्योंकि और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ, इन्होंने भी यूथ की अपनी डेफिनेशन दी हुई है। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस ने कहा रखा है कि यूथ होता है कोई भी व्यक्ति जो 15 से 24 के बीच का हो। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग मैं यूथ नहीं हूँ, मगर कॉमनवेल्थ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 से 29 के बीच का हो वो यूथ है। तो मतलब कॉमनवेल्थ के अकॉर्डिंग मैं यूथ हूँ। तो अलग अलग डेफिनेशन है, इसलिए मुझे यूनेस्को की जो डेफिनेशन है सबसे बढ़िया लगी। खैर आगे देखो, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, पहली बात ये आर्टिकल लिखा किसने ये बता दूँगा आपको। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। इनकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है। एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो उस रिपोर्ट में खैर उन्होंने ये तो बताया था कि यूथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे एंथुजियास्टिक सेगमेंट होता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन नोट कर लेना अगर कहीं पे आपको यूथ एम्पावरमेंट के बारे में लिखना हो। मगर मेन आपको क्रक्स ये बता रहा हूँ कि उनके सेक्रेटरी ने ये यहाँ पर पॉइंट लिखा है, और वहाँ पर आगे नीचे आर्टिकल में ये बताया गया है कि यूथ एम्पावरमेंट हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देखो हमारा जो देश है वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और मगर एग्रीकल्चर सेक्टर हालांकि बहुत ही बड़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, मगर टोटल जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज है वो। ठीक है, एग्जैक्ट हम नंबर से बात नहीं करेंगे, अभी जो आर्ग्यूमेंट है उसके क्रक्स को समझो। हमें क्या करना है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उनको निकाल कर हमें स्किल्ड बनाना है। और स्किल्ड बनाना ही एक तरीके से उनका सशक्तिकरण है। ठीक है, सशक्तिकरण क्या बेसिकली होता क्या है? उनको ऑप्शंस देना, एक बेहतर कल देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस ये रहेगा कि यूथ को कैसे हम तैयार कर सकें आगे वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि देखो 1950 से लेकर ये कह सकते हो 1980 या 1990s की तक की जो जनरेशन थी, उनकी स्किल पे सरकार ने बहुत ही कम ध्यान दिया, और उसकी वजह से इंडिया 1990s में कभी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही नहीं पाया जो चाइना बन गया। चाइना ने अपनी जो पॉलिसी बनाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उनमें उसने ये ध्यान दिया कि हमें अपना जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उनको स्किल देनी होगी, उनको प्रॉपरली इक्विप करना होगा। अब देखो इंडिया में भी आप कहोगे नहीं सर अभी ऐसी बात नहीं है, हमने अब शुरू कर दिया, उन्होंने पहले शुरू कर दिया तो क्या हुआ, हमारे यहाँ भी आ जाएगा। मगर हमारे यहाँ भी बहुत देरी से हो रहा है और बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को स्किल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि अब देखो इससे नुकसान क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंडिया में कंपनीज आनी चाहिए, मगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब कम एक असेंबलिंग हब ज़्यादा बन रहा है। कि मतलब इंडिया में क्या कर रहे हैं, बाहर से चाइना से प्रोडक्ट बनाया, इंडोनेशिया से प्रोडक्ट बनाया, चाइना से बनाया, पार्ट्स वगैरह बना लिए, इंडिया में आके क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। जो मेक इन इंडिया की फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट कर ली। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्किल्ड यहाँ पर जो लेबर वर्कफोर्स है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो जब तक वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं आएगी तो यहाँ पर बस असेंबलिंग होगी। ठीक है, और हम असेंबलिंग नहीं चाहते, क्योंकि उससे इतनी जॉब्स नहीं आएगी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ पर और जगह में भी आ सके, वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में भी वो आए और अपनी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करें। सो एक विशेष सर्कल है, इसको तोड़ने के लिए यूथ एम्पावरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें यही बात करी है। कुछ और पॉइंट्स है इस रिपोर्ट के, वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो और मैंने नोट्स तैयार किए हैं,
जिसमें आपको पूरा जो आर्टिकल है सेक्रेटरी साहब का वो उसकी आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। पहली बात देखो, इंडिया कम्स अक्रॉस एज अ यंग नेशन, सबको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसकी वजह से 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 की आयु से कम की है, मतलब इंडिया एक लार्जली यंग नेशन है। इसमें देखिए सरकार की सबसे ज़्यादा परवाह जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर है। क्यों है इन पे? देखिए पहली बात तो इससे पहले की जो जनरेशन थी उनको एजुकेशन जो उनको प्राप्त हुई थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, मगर रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सन 2000 के बाद एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों ने रोल प्ले किया है। पहली बात, सरकार के पास ज़रा पैसे आए हैं तो वो एजुकेशन में ज़रा एक्सपेंडिचर कर पाए हैं। उसके अलावा इंटरनेट का एक्सेस लोगों को मिला है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी नॉलेज इंप्रूव करी है, जैसे कि हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, या आप इंटरनेट के थ्रू अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। आज से 10-20 साल पहले आपके पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ने भी कुछ हद तक रोल निभाया है। तो इन सब जो सन 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और वो काफ़ी सारी स्किल्स उनके पास ऑलरेडी हैं, वो ज़्यादा स्किलफुल हैं। तो सरकार को ये चिंता सता रही है कि जो ये अब बच्चे पैदा होंगे और वर्कफोर्स में ये आएंगे 2020 तक, ठीक है, 2020 तक ये सब लोग 20 साल के हो जाएंगे। तो तब इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? कैसे सरकार इनके लिए इतने रोज़गार पैदा करेगी? क्योंकि इनमें स्किल होगी और इनके टैलेंट को यूटिलाइज करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरे उसके अलावा देखो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 के आसपास इंडिया की जो मीडियन एज होगी वो 28 साल होगी। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी देशों की मीडियन एज से तो यूएसए की है 38, वहाँ पे मीडियन एज 38 होगी। चाइना की 42 होगी। तो मतलब चाइना में बूढ़े जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात तो अगर ऑटोमेशन सारी जॉब खा नहीं लेता, जो होने के चांसेस काफ़ी हद तक बन रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑटोमेशन पूरी तरीके से जो जॉब मार्केट है वहाँ पर सारी जॉब्स फॉलो नहीं कर जाता, तो एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि चाइना की जो वर्कफोर्स थी जिसने दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग की इतनी सारी, वो गायब हो चुकी होगी। तो इंडिया को वो वैक्यूम भरना होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है, ठीक है। और उसके अलावा देखो जापान की अगर आप मीडियन एज देखो 2020 तक 48 हो जाएगी। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे जापान डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो वहाँ पे आपको दिखेगा जापान की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। और वहाँ पर ये भी है कि लोगों की जो एवरेज लिविंग एज है वो बहुत ज़्यादा है, 80 साल तक आराम से जी जाते हैं वहाँ पे लोग। तो उसकी वजह से पेंशनियर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोग बहुत बूढ़े होते हैं तो उनकी केयर करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे देशों में हैं। फॉर्चुनेटली फॉर द टाइम बीइंग कम से कम आने वाले 20-30 साल तक तो कम से कम इंडिया को ऐसी प्रॉब्लम नहीं झेलनी होगी, ठीक है। मगर अगर ये जो हमें एडवांटेज मिला है इसको हमें अगर नर्चर करना है, इसका फ़ायदा लेना है, तो सीधी सी बात है हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है इंडियन पॉपुलेशन जो है अंडर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29, ये 27% है टोटल पॉपुलेशन का। तो 65% तो अंडर 35 है और उनमें से जो 27.5% तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो अपनी प्राइम एज पे है, ठीक है। इसमें वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी बॉडी जो होती है वो काम करने लायक होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स ये आप कह सकते हैं ये हैं इनके, ठीक है। तो ये एक फेवरेबल डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाता है इंडिया की। तो अब हम पढ़ते हैं कि आगे सरकार बेसिकली कर क्या रही है हमारे यूथ के लिए और कैसे हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक एडवांटेज बना पाएंगे। अच्छा, अब लेक्चर की दुनिया से निकल के सीधा वापस एमसीक्यू की दुनिया पे आते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सरकारी स्कीम है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कार्यक्रम जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, ये वैसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक और MCQ भी पूछूंगा आपसे इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पर सरप्राइजिंगली आंसर है B। पता नहीं कितने लोगों का सही हुआ होगा। अगर आपका सही हुआ हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इसको सही किया होगा। खैर, अब पहले ये जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण अब कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं PIB से। अब लेक्चर की दुनिया से निकलकर वापस MCQ की दुनिया में आते हैं। क्यों? अभी थोड़ा सा जो आर्टिकल है डायरेक्टली उनसे भी रीडिंग करेंगे, मैं जानता हूँ आप वो भी करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर देखिए पहले राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है भारत सरकार का। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए और
ऑलराइट, अब आंसर बता रहा हूँ आपको। देखो सरप्राइजिंगली पता नहीं कितने लोगों का सही हुआ होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इतने अवेयर हैं अभी। तो देखो यहाँ पर आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये कार्यक्रम। अब जरा इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं थ्रू पीआईबी, फिर एक और एमसीक्यू करेंगे ताकि पूरा इसको हम कवर करें। अब देखो हम सीधा पीआईबी के पेज पे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अम्ब्रेला स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। अब देखो अम्ब्रेला क्या होता है? छाता। छाते के नीचे बहुत सारे लोग आ सकते हैं अगर छाता बहुत बड़ा हो। तो अम्ब्रेला का मतलब यही है जो अपने अंडर बहुत सारी और चीज़ों को ले लें। यहाँ पे बारिश से बचाने वाली अम्ब्रेला उस सेंस में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो किया क्या है देखो, अब ये जो नई अम्ब्रेला स्कीम है, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर दूंगा। मर्ज इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हो, मर्ज इनटू न्यू अम्ब्रेला स्कीम कॉल्ड राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर ये जो स्कीम्स देख रहे हो ना, अब यहाँ से 1 से लेकर 8 तक इन सब स्कीम्स को मिलाकर ये एक स्कीम बना दी है जिसका ये एक्रोनिम है RYSK। तो कौन कौन सी स्कीम है आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि इतने आपसे इन डेप्थ पूछेंगे कि इन स्कीम्स के बारे में आपसे पूछना स्टार्ट कर दें, मगर ये ज़रूर पूछेंगे कि जो अम्ब्रेला जो एक नई स्कीम बनाई है जिसके अंडर ये सारी छोटी छोटी स्कीम्स अब आ गई हैं, उनमें कौन कौन सी छोटी छोटी स्कीम्स इसमें इंक्लूड करी है, ठीक है। तो देखो आपके सामने है नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ कॉर्प्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, यूथ हॉस्टल्स, असिस्टेंट टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS, और नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, नेशनल सॉरी ये नहीं है, यहीं तक नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। यहाँ तक सारी जो स्कीम्स थी पहले ये इंडिविजुअल अपना काम कर रही थी, इन सब को अब इसी ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे न्यू अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ला दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक MCQ पूछूंगा आपसे, तो इसलिए वीडियो पॉज करके ये सारी रीड कर लो या मेमोराइज जितनी कर सकते हो रीजनेबली कर लो। और उसके अलावा 2 और स्कीम्स हैं, एक तो है नेशनल सर्विस स्कीम, फिर है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट। ये जैसी थी वैसे इनको रहने दिया गया है, इनको नहीं छेड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद कर लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये पूछ सकते हैं कि क्या इन दोनों को भी ये नई अम्ब्रेला स्कीम के अंडर लाया गया, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, ये आपके ऊपर है नॉलेज आपकी कितनी अच्छी है। थोड़ी यहाँ पर और अंग्रेजी दी हुई है, ये भी पढ़ते हैं। वाइल NSS नेशनल सर्विस स्कीम, जो यहाँ पे जो अम्ब्रेला के अंडर इसको नहीं लिया, एंड राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट हैव बीन रिटेन्ड एज सेपरेट स्कीम्स ड्यू टू डिस्टिंक्टिव नेचर। इनका डिस्टिंक्टिव नेचर है, अलग नेचर की स्कीम्स है, इसलिए उनको उस अम्ब्रेला वाली स्कीम के अंदर नहीं रखा। ऑफ देयर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑल अदर स्कीम्स हैव बीन मर्ज इनटू द, ये हमने बात कर ली, ठीक है। ये बेसिकली सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, हमने बात कर ली इसके बारे में, ठीक है। टू अनेबल देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड इन द प्रोसेस टू कंट्रीब्यूट इन नेशनल बिल्डिंग। क्योंकि सीधी सी बात है, जब युवा खुद एम्पावर होंगे तो नेशन बिल्डिंग में भी वो ऑफकोर्स काबिल होंगे, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आगे लिखा है कि ये जो 8 स्कीमें मर्ज करी गई है इनकी बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए कही गई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे एक MCQ पूछता हूँ। अब देखो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ इनमें से कौन कौन सी स्कीम जो नई अम्ब्रेला स्कीम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम इसमें शामिल है। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो 1 2 3 वैसे एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पे सही आपका आंसर होगा ऑल दी अबव, ठीक है। ये सारी की सारी जो यहाँ पे स्कीम्स लिखी हैं इस अम्ब्रेला स्कीम के अंडर आती है। अच्छे से रट लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन के UPSC और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। अब देखो इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे बताया कि इसका बेसिक पर्पस क्या है। यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में बात की गई है। ये बात इन्होंने मैगज़ीन में भी करी है, मगर मैगज़ीन में मटेरियल बहुत कम देते हैं, बस 2 लाइनों में जिक्र कर देते हैं कि हाँ जी वो भी है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखो पहली बात, सरकार ने जो नेशनल यूथ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी 2014 में, इसका विजन क्या था? विजन था, याद कर लेना, ये किसी मेंस के आंसर में या कहीं भी ले सकते हो, टू एम्पावर यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देम अनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। तो हमारे जो युवा हैं उनको एम्पावर करना और उनके ज़रिए हिंदुस्तान को जो वो एक प्लेस डिज़र्व करता है दुनिया की नेशंस की कम्युनिटी में,
उसको वो मिल सके, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ये लिखा है देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स हैज़ बिन ऑपरेटिंग अ नंबर ऑफ स्कीम्स। ये काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी। कुछ स्कीम्स का जो टोटल आउटले था 10 करोड़ से भी कम था, मतलब बहुत छोटी छोटी स्कीम्स थी। तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाया गया है, सिनर्जी बढ़ाने के लिए इनको लाया गया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ मेन कि द स्कीम बेनिफिशरी शैल बी यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 29 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये इन लाइन है विद द डेफिनेशन ऑफ यूथ इन द नेशनल यूथ पॉलिसी। अभी देखो, हमने यूएन की जो डेफिनेशन है यूथ की वो पढ़ी, फिर हमने यूनेस्को की भी पढ़ी, कॉमनवेल्थ की पढ़ी। तो नेशनल यूथ पॉलिसी है जो 2014 की, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 15 से 29 साल तक का जो व्यक्ति होगा वो यूथ कहला जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम के बेनिफिशरीज ये लोग होंगे। आगे भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट स्पेसिफिकली मेंट फॉर एडोलेसेंट्स द एज ग्रुप शैल बी 10 से 19 साल। तो जो एडोलेसेंट जो एज होती है, किशोर अवस्था कहते हैं, वो जो 10 से 29 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई अगर स्कीम्स ऐसी होगी वो उन पर काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे स्कीम्स की उन्होंने लिस्ट दे दी है, दैट्स अबाउट। अच्छा देखिए, सीधा मैंने डायरेक्टली मैगजीन से लिया है, थोड़ा टेक्स्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो सेम चीज़ हम पीआईबी में पढ़ेंगे। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ मेन के मैगजीन से ही पढ़ रहे हैं सब कुछ अभी तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल यूथ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है 2014 में जो आई थी। सो उसको जरा पीआईबी से थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं दी ऑब्जेक्टिव जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। प्रायोरिटी एरियाज में देखिए एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, जब एक युवा ये समझ पाएगा कि मैं कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो वो बाकियों को भी जॉब देगा। और यही ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसी पर एम्फोसिस दे रही है कि जॉब सरकार प्रोड्यूस नहीं करेगी, लोग ही प्रोड्यूस करेंगे। हम ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे कि लोग अपना खुद कुछ स्टार्टअप शुरू करें और उससे दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स दैट कैन मेक अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना कुछ खास नहीं है वैसे। और हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी जनरेशन इक्विप्ड टू टेक ऑन फ्यूचर चैलेंजेस। और बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। मेन ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसे राइटिंग के लिए या फिर कभी आप मेंस में लिख रहे हो ना, तो ये जो है हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी, उससे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर मैगजीन में ये डू यू नो सेक्शन में एंजल फंडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मुझे पता है टेक्स्ट इतना आपको ज़रा विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ लिखा क्या है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। बेसिकली देखो, कोई भी स्टार्टअप, अगर कोई युवा शुरू करता है स्टार्टअप्स, जिनके पीछे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है, तो सीधी सी बात है वो युवा ही शुरू करेंगे। और जब आप एंटर करते हो मार्केट में सबसे पहले और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो निवेशक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग तो बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वाइबिलिटी देखकर। मगर यहाँ पर देखो लिखा है कि एंजल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स आर टाइप ऑफ अर्लीस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मेड इन स्टार्टअप कंपनीज। एंजल इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट इन छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में ये देख के कि वो यंग लोग हैं, उनमें पोटेंशियल है, वो प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देखते बेसिकली, ठीक है। वो एक तरीके से उस स्टार्टअप को ग्रो करता हुआ देना चाहते हैं, ठीक है। एक तरीके से यही कह लो, एंजल मतलब फरिश्ता। तो कई बार बंदा यही सोचता है कि काश कोई फरिश्ता आ जाए जो मेरी स्किल टैलेंट वगैरह कुछ ना देखे, मुझे वैसी जॉब दे दे और इवेंचुअली मैं लर्न करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ, द टर्म एंजल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम थिएटर where it was used to describe wealthy individuals who provided money for theatrical productions that would otherwise have had to shut down। तो ये जो टर्म है एंजल, ये यहाँ से आई है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि थिएटर को अगर आगे शोज करने थे तो उनको डोनेशन चाहिए थी, और काफ़ी सारे लोग थिएटर को डोनेशन देते नहीं है। तो ऐसे ही ये कोई एक अमीर सा वेल्दी इंडिविजुअल आता था, उसको एंजल कहते थे, वो पैसे प्रोवाइड करता था थिएटर को ताकि वो आगे अपना काम कर सके। तो स्टार्टअप्स के लिए भी इन्होंने यही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये भी बोला है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सीधा घाटे का सौदा नहीं कर रहे होते, वो कुछ पैसा बहुत सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स में डाल देते हैं, और उनमें से कोई भी स्टार्टअप अगर चल जाती है तो उसके रिटर्न्स इतने हाई होते हैं कि मतलब 30-40% तक भी रिटर्न्स हो सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं कि बाकी जगह जो उनके लॉस हो रखे होते हैं वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं
इनको काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अबाउट रेजिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स एज हाईली पब्लिसाइड सक्सेस स्टोरीज आर एनकरेजिंग मोर एंजल इन्वेस्टर्स टू कमिट कैपिटल टू स्टार्टअप्स। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डोनेट ही कर रहे हैं, बेसिकली ये भी एक बिजनेस होता है और कभी कभी आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये भी एक जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक बून बन सकता है। अब देखो, भारत सरकार ये चाहती है कि 40 करोड़ स्किल्ड इंडियंस आ जाए हमारी लेबर फोर्स में 2022 तक। ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो 2000 के बाद जो जनरेशन पैदा हो रही है उन्हीं को ही टारगेट करते हुए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो 2022 तक, जब तक वो लोग 22 या 23 साल के होंगे, तब तक ये चाहते हैं कि 40 करोड़ जो हैं वो स्किल्ड हो, ताकि वर्कफोर्स में वो इजाफा कर सके। अब उसके लिए सीधी सी बात है, बहुत सारी योजनाओं की ज़रूरत होगी। ये योजनाएं मैं वेरियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स पे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, सीरीज़ बनाई थी, और उसके अलावा कई बार अलग अलग योजना में, जैसे रूरल इंडिया पे थी वगैरह, उसमें भी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़े उसके जो सनॉप्सिस हैं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये सारी जो मोदी गवर्नमेंट ने निकाली है वो कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले वाली नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम में उसके आने के चांसेस कम है अगर कोई मेजर ना हो, ठीक है। या फिर अगर उसको, जैसे अभी हमने बात करी कि किसी अम्ब्रेला स्कीम के अंडर सबको लेके आ जाए, वो अलग बात है, मगर वैसे जो चल रही है तो दे आर नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल ये विकास योजना के बारे में, ठीक है। इसमें देखो, पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस करी गई है लोगों को स्किल देने के लिए, बहुत ही एक बड़ी फ्लैगशिप ये स्कीम है सरकार की। और कोर स्कीम आप कह सकते हो। कोर स्कीम का मतलब 60% सेंटर, 40% स्टेट, ठीक है। ये फंडिंग होगी इसकी। अब यहाँ पर देखो, ये जो टारगेट है स्कीम का वो है कि 2016 और 20 के बीच में 1 करोड़ जो यूथ होंगे हमारे, उनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग मिले, ठीक है। और ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, जो भी उनको सही लगता है कोर्स वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा 8,000 या 8,000 से ज़्यादा का, ये आपको याद रखना है। और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ में बैंक लोन की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो ज़्यादातर वैसे अर्बन फोकस्ड है। फिर रूरल इंडिया के लिए भी है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। थोड़ा इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। दोस्तों, हम वापस PIB पे आ गए हैं। क्या बताऊं, बस बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वेबसाइट। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये आती है, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे देखें, जो फीचर्स हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के, एक तो ये है कि एनेबल पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड टू एक्सेस बेनिफिट्स। तो ये देखो, डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग एट नो कॉस्ट टू द रूरल पुअर। तो बिना किसी पैसे के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर गरीबों के लिए ये उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इंक्लूसिव प्रोग्राम डिज़ाइन, देखो यहाँ पर मैंडेटरी कवरेज है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की, मतलब SC STs माइनॉरिटीज़ जो है हमारे देश के, वुमेन हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है प्रोपोर्शनेटली। आगे देखो, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच टू बिल्ड प्लेसमेंट पार्टनरशिप्स। तो ये सरकार गारंटी ले रही है, ठीक है, कि 75% जो ट्रेन कैंडिडेट्स हैं उनको प्लेसमेंट दी जाएगी। और उसके अलावा देखो, ग्रेटर एम्फोसिस ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल इंडिया इन जम्मू कश्मीर, इनके लिए हिमायत करी है, ठीक है, ये अलग है। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रोशनी लाई गई है, ये इसी के अंडर ही है, ठीक है। ये बेसिकली उसका अलग वर्जन है। जो जम्मू कश्मीर वाला है वो है हिमायत, और जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला है वो है रोशनी। और मेन आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। और मेन ये याद रखना कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। अब देखो, हम उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो यूथ हैं उनके लिए बनाई गई है। पहले है सीखो और कमाओ, यहाँ पे देख सकते हैं अर्न एंड लर्न। बेसिकली इसमें क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी आदमी अगर कोई सॉफ्ट स्किल सीखना चाहता है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, सिलाई की मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं, या और कुछ स्किल वो सीखना चाहता है, वो सीख सकता है। उसका जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके अलावा MANAS एक अलग से एकेडमी भी बना दी गई है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को स्किल सिखाने के लिए। ये है मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, याद रख लेना। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस स्कीम के अंडर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है सीखो और कमाओ के अंडर। फिर है नई मंजिल, ये भी माइनॉरिटी यूथ के लिए है। देखो, इसमें क्या किया है, 17 से 35 की जो एज के लोग हैं, हालांकि यूथ हमको पता है 15 से 29 तक माना जाता है,
मगर यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक यूथ को कवर किया ही है इन लोगों ने भी। तो इसमें बेसिकली अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को कोई एक एजुकेशन चाहिए उनको, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, सर्विसेज में, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्पोकन इंग्लिश और वेरियस थिंग्स। तो देखो उसमें सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि मदरसा स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो काफ़ी बार अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे नई मंजिल के बारे में, तो काफ़ी कुछ लोग ये कह देते हैं कि नई मंजिल में क्या होगा कि सीधा जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो माइनॉरिटी में जो भी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो भी रिलीजन्स हैं उनके लिए बनाई गई है ये। और मदरसा स्टूडेंट्स भी इसमें आते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो इसमें एनरोलमेंट है अब तक मदरसा स्टूडेंट्स की ही है, क्योंकि देखिए मदरसा से निकलने के बाद उनको फॉर्मल एजुकेशन जो है जिससे वो रोज़गार वगैरह कमा सकें, जो ये ज़िंदगी है वहाँ पे मतलब कमाई वगैरह करके अपना रोज़गार चला सकें, उसकी आवश्यकता जो फील करी गई है वो पूरी करने के लिए ये बनाई है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको एक तो ये याद रखना है, उसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं थक गया हूँ। तो देखो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एक्सटेंड किया है 50 मिलियन का लोन नई मंजिल के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बेसिकली इसको बताया गया है एक स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़। और टोटल जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा, इसका जो साइज़ है इस प्रोजेक्ट का वो है 100 मिलियन। इसमें 50 मिलियन हमको लोन मिल गया, ठीक है। विल बी अवेलेबल एज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्रेडिट, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर ही आता है। और बाकी जो होगा वो यूनियन बजट से आएगा, ठीक है। फिर आती है नई रोशनी। ये सारी की सारी जो स्कीम्स मैं बता रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर ही आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये यूथ के लिए तो नहीं है वैसे, मगर सिंस हमने नई मंजिल की बात करी है तो काफ़ी बार एक मतलब टेस्ट सीरीज में मैंने देखा है, मेरे दोस्तों को भी होता है, वो नई मंजिल और नई रोशनी के बीच में कन्फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नई मंजिल है आपको याद रखना है, नई मंजिल, जो भी यहाँ पे नई मंजिल लिख लेना। और जो नई रोशनी है इसमें डिफरेंस करने का तरीका ये है, देखो रोशनी है फीमेल्स के लिए, तो रोशनी आपको पता है एक फीमेल नाम है, आप लड़के का नाम रोशनी बहुत कम देखोगे। तो रोशनी से याद रख लेना कि नई रोशनी मतलब इट इज़ फॉर माइनॉरिटी वुमेन, के वो आगे जाके लीडरशिप का रोल निभाए। उसके लिए सरकार हर तरीके की उनको ये जो भी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, एजुकेशनल हेल्प, जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा डिफरेंस करने का तरीका। और याद रखना मंजिल और रोशनी में कन्फ्यूजन ना हो जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे देखो काफ़ी सारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं योगा के ऊपर। तो योगा को भी इन्होंने माना है कि यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको इतना दिख नहीं रहा होगा बेसिकली जो मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, फिर अलग से इसका पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने जून 21 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है। और अभी इस साल हम सेलिब्रेट करेंगे 3रा इंटरनेशनल योगा डे, ओके। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, नाउ द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे विद फुल एंथुजियाज्म एंड ज़ील। इंडिया में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हैज़ बिन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। तो अगर आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है उसकी सेलिब्रेशन का जो टास्क है किसके पास है, तो वो है इंटरनेशनल योगा डे के पास। अच्छा, बाकी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं आपको रीड आउट करके डिस्कस करता हूँ आपके। अभी देखिए सरकार बहुत ही ज़ील से, बहुत ही एंथुजियाज़म से योगा को प्रमोट कर रही है। तो योगा के बारे में जो भी और करंट अफेयर्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि मार्च पे इंटरनेशनल योगा फेस्ट हुआ था, नहीं पता तो पता लग गया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज़ किया था इसको। पहली बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसको इनाग्रेट किसने किया था। इनाग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये पीएम मोदी जी ने नहीं किया था, ये किया था श्री वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। अच्छा, आगे देखो यहाँ पे बताया गया है कि कब से कब तक ये जो फेस्ट चला था, ये चला था फ्रॉम 8th to 10th मार्च 2017। और तालकटोरा इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे बताया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बात करी, योगा अच्छी बात है, सबको करना चाहिए वगैरह, दैट इज़ गुड। और हाँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये कहाँ पे है, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने योगा फेस्ट ये अटेंड किया था। आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी का, पतंजलि, ईशा फाउंडेशन, बहुत ही अपने आप में दे आर मैसिव इंस्टीट्यूशंस।
और मेन आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब जरा वो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है इस पर डिस्कशन करते हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये सिचुएटेड है नई दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत कर लेना, वो जो फेस्ट हुआ था वो तालकतोरा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। ये वैसे ही हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। और ये इस्टेब्लिश किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और या दैट्स प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो। अब जरा यूनेस्को पे वापस आते हैं। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, वापस हम पीआईबी में आ गए हैं, आई लव पीआईबी। तो देखो यूनेस्को ने इंस्क्राइब कर लिया है योगा को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल मतलब जो आप छू नहीं सकते। अब मैं आपको कहूँ योगा को छुओ, आप कहोगे योगा को छू कह सकता हूँ मैं। अब जरा ये मेरी टेबल है, इसको छू सकता हूँ मैं। कई चीज़ें होती हैं उसको हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोई आर्ट हो, कोई एक फॉर्म ऑफ आर्ट हो, कोई एक चीज़ करने की क्रिया हो, तो उसको हम छू नहीं सकते, वो तो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होगी। तो खैर यहाँ पर मेन आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये पढ़ते हैं जरा। योगा इंडियाज वन ऑफ एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैज़ नाउ बीन इंस्क्राइब्ड एज एन एलिमेंट in the UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity during the 11th session of Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage held in Addis Ababa, Ethiopia। तो ये भी अगर पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की जो मीटिंग थी जिसमें योगा को इंक्लूड किया है यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में, कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, तो आपका वहाँ पे आंसर होगा अदिस अबा, इथोपिया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 24 के 24 जो मेंबर थे उस इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के, उन्होंने अप्रूवल दिया, किसी ने इसको अपोज नहीं किया। योगा इंडिया का 13वां ऐसा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बन चुका है। इससे पहले बहुत सारी हैं, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे दी हुई हैं। ये चाउ डांस जो है 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है लद्दाख की वहाँ पर, और संस्कृतना ये रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है मणिपुर की ये, और पंजाब में जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर की जो जिस तरीके से बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, उसकी आर्ट को, और रामलीला जिस तरीके से ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होती है रामायण की, ये 2008 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेन खैर यहाँ पे लिखा मोदी जी ने एक की रोल प्ले किया। और हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूसली बिन प्रमोटिंग योगा एज ए ह्यूमन ट्रेजर एंड अ की टू नोबल हेल्थ, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक चाबी मानते हैं लोग। सरकार इस तरीके से प्रमोट कर रही है योगा को। और हमने ये तो बात करी ली कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ये डिक्लेयर कर दिया गया था, और सबसे पहले बनाया गया था ये 2014 को, ठीक है। सो दिस इज़ प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो। अब देखो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन इंडिया। देखो पहली बात इन्होंने ये यहाँ पर मेंशन की है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है लोगों को एजुकेट करने का, ठीक है। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, खासकर इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे एरिया भी अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको एजुकेशन पहुँचानी है तो यू हैव टू यूज़ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सेकेंड बात, सरकार ये चाहती है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर ज़्यादा आए, मतलब कि जो लोग खुद का बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, बेसिकली एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे बाकी लोगों को नौकरी मिले। क्योंकि सरकार ने खुद रियलाइज़ कर लिया कि खुद सरकार के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए एसएससी के थ्रू नौकरी आ जाए। तो वो ये चाहती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आए, वो उनके लिए वो सुविधा बना देंगे, लोन्स आराम से मिल जाएंगे, अप्रूवल आराम से मिल जाएंगे। वो बेसिकली वो अपनी कंपनी शुरू करें, और जब वो कंपनीज अपनी शुरू करेंगे और उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, उसके लिए स्किल्ड लेबर वेरियस और जो हमने स्कीम्स डिसाइड करी है, हमने स्कीम्स डिस्कस करी है, उससे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि इंडिया में जो डिस्टेंस लर्निंग है, एक तो वैसे ही खैर डिस्टेंस नहीं, अगर आप वैसे भी एक नॉर्मल तरीके से भी पढ़ते हो, ऑर्थोडॉक्स कहना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स तरीके से भी पढ़ते हो, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा कम है। फिर ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फाउंड हु आर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड। इसमें से एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। फिर है सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी, पुणे। फिर है इग्नो में भी आप एक सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर एक मुंबई में है, फिर एक वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम सच में चाहते हैं कि इंडिया
में और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बने जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें, देन वी मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के जो कोर्स हैं उसके बारे में बात की गई है कि देखो पहले लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे 58% ऑफ इंडियन अडल्ट कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप एज ए डिज़ायरेबल करियर चॉइस। और 58% इंडियंस जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, मगर सिर्फ 6.6% किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होन कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अ फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी लाइक इंडिया फेसेस रिस्क ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इन बिजनेस ड्यू टू रीजन सच एज रिस्क ऑफ फेलियर, लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस। तो पहली बात तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप एक स्टार्टअप इंडिया जैसी अगर आप स्कीम्स लाते हो तो वो फेल हो सकती है, क्योंकि जो बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को चीज़ें चाहिए वो नहीं होगी। पहली बात तो रिस्क ऑफ फेलियर कि अगर आप बैंकरप्ट हो गए तो क्या होगा, सोसाइटी आपको एज ए फेलियर देखेगी, कुछ कर नहीं सकते आप। ये काफ़ी बार आपने आर्टिकल्स में सुना होगा, वेस्ट में ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे वहाँ पे बिलियनियर स्टार्टिंग में बहुत बार फेल हुए थे, इवेंचुअली दे सक्सीडेड। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसीव्ड कैपेबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर लो अमंग द यूथ पॉपुलेशन स्पेशली विमेन। तो विमेन में और ज़्यादा ये कम हो जाती है ये यहाँ पे। ठीक है, और नेशनल एक्सपर्ट सर्वे लिस्ट लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एज वन ऑफ द कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स फॉर लिमिटेड एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री। तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स इतने ग्रो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन ही नहीं मिल रही। ठीक है, तो दिस इज़ अ बिग फैक्टर ओवर हेयर, और फिर उसी को इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, आगे देखो इन्होंने कुछ और यहाँ पे फैक्ट्स गिनवाए हैं, बट अगेन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इनको वैसे डिस्कस करेंगे तो 5-10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट मेन आपको एक यहाँ पे मैंने एक लाइन दे दी है, कल को आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन का क्या फ्यूचर है, अभी क्या हालत है, तो यू कैन राइट समथिंग ऑन दैट नाउ। एंड वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स पे लिखा था इस बार की योजना मैगजीन में, जिनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इतने यूज़फुल थे भी नहीं, बट मैंने कोशिश करके जो भी टॉपिक जिसमें से कुछ अगर एग्ज़ाम्स के लिए कुछ आ सकता रहा वो कवर करने की कोशिश करी है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स पे फोकस था मेरा इस मंथ की योजना पे कि कुछ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ नंबर्स का आप ऐड कर सके तो वो बेस्ट रहेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देंगे इस बार, गुड लक विद दैट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।